नमस्कार। 10th क्लास ज्योग्राफी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है कृषि का, उसमें आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। भारत में कौन कौन से तिलहन उगाए जाते हैं? तो तिलहन होता है जिनसे तेल मिलता है। तो संसार में तिलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। भारत की कुल फसल में 12% तिलहन वाली फसल है, जैसे मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, तिल है, सोयाबीन है, कपास है, सूरजमुखी है, अलसी है, अरंडी है, तोरिया है। ये तिलहन वाली फसल है जो भारत में उगाई जाती है। इन फसलों का महत्व क्या है? तो इन फसलों से हमें एक तो खाद्य तेल भी मिलता है जो खाना पकाने आदि में यूज होता है। इसके अलावा तिलहन वाले जो फसल के जो बीज होते हैं उनका प्रयोग साबुन बनाने में या जो क्रीम है या जो भी सौंदर्य प्रसाधन और भी जो चीज़ें हैं सर्फ बनाने में, इनके अंदर इनका यूज होता है। और तिलहन जब तेल निकाला जाता है, जैसे बिनौले का जब तेल निकाला जाता है तो तेल निकलने के बाद जो बचता है उससे खड़ बन जाती है। इसी प्रकार सरसों का तेल निकालते हैं तो सरसों की खड़ बनती है। वो खड़ पशुओं को खिलाने के लिए काम आती है। दालों की बात करें तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन भी होता है, उपभोक्ता भी भारत है दाल का सबसे ज़्यादा। और शाकाहारी भोजन में दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। दालों में उड़द है, मूंग है, मसूर है, मटर है, चना है। और दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, यानी कि जहाँ वर्षा कम होती है, सिंचाई के साधन कम हैं, वहाँ पर ये फसलें उगाई जाती है। इसके अलावा दालों वाली फसलों का एक फ़ायदा ये है कि दाल वाली फसलें भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाती है। तो इनको फसल चक्र के रूप में बोया जाता है ताकि खेतर दाल वाली फसलें बोने से भूमि की उपजाऊ शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो बीच बीच में इन फसलों को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों के अंदर दाल वाली फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। कॉफ़ी का महत्व तो कहता है कि भारत में विश्व की 4% कॉफ़ी का उत्पादन होता है और अच्छे किस्म की कॉफ़ी होती है, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी होती है भारत में। और विश्व के और देशों में इस कॉफ़ी की बहुत बड़ी मांग है। भारत में असम के वुडन की पहाड़ियाँ हैं असम के अंदर, और इसके अलावा कर्नाटक के अंदर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, वहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। रबड़ की अगर बात करें तो रबड़ एक कच्चा माल है, इससे कई अनेक चीज़ें बनाई जाती है रबड़ से। और रबड़ को थोड़ी आर्द्र नम जलवायु की आवश्यकता होती है, 200 सेंटीमीटर वर्षा, पानी भी अच्छा चाहिए इसको। रबड़ भारत का विश्व में 5वां स्थान है रबड़ के उत्पादन में। केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय की पहाड़ियों में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें, तो रेशेदार फसलें जो कपास है, जूट है, प्राकृतिक रेशम है, ऊन है, कपास जैसे जूट है या पटसन कहते हैं जिनको, ये तो सीधे मिट्टी से उगाए जाते हैं। कपास है, पटसन है। और रेशम के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं शहतूत के पेड़ पर। और इसके अलावा रेशम कीट पालन भी किया जाता है। ऊन भेड़ बकरियों से प्राप्त होती है। ये हमारी मुख्य रेशेदार फसलें हैं। चाय और कॉफ़ी की फसलों में अंतर क्या है? तो एक तो जगह का फ़र्क है, जैसे चाय तो पश्चिम बंगाल, असम में ज़्यादा होती है। कॉफ़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होती है। चाय विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन भी, निर्यात भी भारत करता है विश्व का। लेकिन कॉफ़ी भारत विश्व की 4% कॉफ़ी भारत के में उत्पादन होती है। चाय भारत में अंग्रेज़ लेकर आए थे, जबकि कॉफ़ी यमन से आई थी। अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी भारत में होती है, जिसकी विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा मांग है। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? इसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI की क्या भूमिका है? तो भारत में खाद्य सुरक्षा नीति का उद्देश्य है कि जो गरीब लोग हैं उनको अनाज इस कीमत पर उपलब्ध करवाया जाए जिसमें वो खरीद सकते हैं। इसके लिए सरकार क्या करती है, या FCI जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो क्या करता है? वो किसानों से गेहूं और चावल बाज़ार कीमत पर ख़रीदता है। जो बाज़ार में
कीमत होती है चावल और गेहूं की, और फिर उसको भंडारण करता है एफसीआई, जो अनाज उन्होंने ख़रीदा है किसानों से, और फिर वो अनाज आम लोगों तक पहुंचाया जाता है। किस कीमत पर? जैसे कि जो कोटा सिस्टम है, जहां चावल गरीब लोगों को 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो, और ये चावल और गेहूं वो है जो एफसीआई ने किसानों से 20 रुपये किलो गेहूं खरीदी है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने निश्चित किया था उस कीमत पर खरीदी है उन्होंने, लेकिन आम लोगों को ये 2 या 3 रुपये किलो उपलब्ध करवाई जा रही है। ये भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का उद्देश्य है कि आम लोगों को उस कीमत पर फसल उपलब्ध करवाना। सरकार किसानों को जो निवेश छूट देती है, सब्सिडी देती है, उसके क्या बुरे परिणाम हैं? तो ये कहता है कि इसके, अगर जैसे खाद पर सब्सिडी दे दी तो किसान क्या करेगा, फिर खाद सस्ती हो जाएगी, किसान ज़्यादा खाद डालेगा। ज़्यादा खाद डालने से, या पानी पर सब्सिडी दे दी, जैसे भाई किसान अगर ट्यूबवेल चलाता है, नलकूप चलाता है, तो उसके बिजली का बिल माफ़ कर देता है, इससे फिर वो पानी ज़्यादा लगाएगा। ज़्यादा पानी देने से भूमि में लवणता बढ़ जाती है, नमक की मात्रा बढ़ जाती है, इससे भूमि का उत्पादन धीरे धीरे कम हो जाता है। मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी, फिर उत्पादन धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा, फसल पत्ती में बदलाव आ जाएगा। फिर किसान अगर जैसे किसानों को फ्री में पानी मिलेगा, तो किसान क्या करेगा, फिर चावल और गेहूं की फसलें ज़्यादा उगाएगा। जैसे चावल को ज़्यादा पानी चाहिएगा, तो फिर ये कहता है कि और फसलों की, दाल वाली फसलें हैं, तिलहन वाली फसलें हैं, उनकी कमी आ जाएगी। तो कृषि के अंदर छूट देने से कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन इसने किया है, भी मुफ्त बिजली देने के क्या बुरे परिणाम निकलेंगे? तो मुफ्त अगर बिजली आप उपलब्ध कराओगे तो किसान इसका लाभ उठाकर गेहूं और चावल जैसी अधिक सिंचाई वाली फसलें उगाएगा। अधिक सिंचाई वाले के लिए फिर वो भूमिगत पानी, ज़मीन के नीचे के पानी का प्रयोग करेगा। एक तो हमारा जल स्तर नीचे जाएगा, दूसरा ज़्यादा सिंचाई करने से फिर भूमि में लवणता बढ़ जाएगी, तो लवणता बढ़ जाएगी, धीरे धीरे उत्पादन कम होना शुरू हो जाएगा। और ख़ासकर गरीब किसान जिनके छोटे नलकूप हैं, तो जल स्तर नीचा जाएगा तो उनके नलकूप बंद हो जाएंगे, तो उनके लिए फिर खेती कर पाना, यानी कि पीने के लिए पानी भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। पशुपालन का क्या महत्व है? तो ये तो हमें पता है, पशुओं से हम जैसे बैल आदि हैं, खेतों की जुताई के लिए काम करते हैं। मंडियों तक पहले पशुओं से ही मतलब मंडियों तक अनाज आदि ले जाया जाता था। पशुओं का मलमूत्र आदि जैविक खाद के रूप में यूज करते हैं, जिससे उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। पशुओं में दूध देते हैं, जो हमारी अतिरिक्त आय का साधन भी बनते हैं। तो पशुपालन के बहुत महत्व है। तो ये क्वेश्चन आप 18 तक लघु उत्तरीय हमारे सारे कंप्लीट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आप करोगे और इसमें आप क्वेश्चन नंबर 16 लिखोगे, सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के क्या नुकसान है। ये आपका राइट का काम है। धन्यवाद।